चैप्टर 3 200 का नोट। कोर्ट से निकलते ही धूप आंखों में चुभी। वकील ने एक पल के लिए आंखें मिचमिचाई, फिर सीढ़ियां उतरकर सामने वाले बेंच पर बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे, उस किस्म का झुकाव जो किसी हार के बाद आता है, जब इंसान खुद अपना बोझ उठाने से इनकार कर देता है। उसने जेब में हाथ डाला, सिगरेट का डिब्बी निकाली, पलटाई, खोली, खाली। उसने एक लंबी गहरी आह भरी, वो आह जो फेफड़ों से नहीं किसी और गहरी जगह से निकलती है। डिब्बी को उसने बेंच के बाजू में रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे वहाँ कोई जवाब हो। तभी वहाँ कोई आया। वकील ने कहा, एक सिगरेट तो पिला दो। आवाज सुनकर श्रीनिधि नजरें नीचे की। श्रीनिधि सामने खड़ी थी, बैग कंधे पर, चेहरे पर वो भाव जो आमतौर पर किसी को देने से पहले परखा जाता है। श्रीनिधि ने कहा, 3 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर ऐसे मुंह बनाया जैसे ये जानकारी किसी काम की ना हो। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? श्रीनिधि ने कहा, आपको कोर्ट आने से पहले नहा लेना चाहिए था। वकील बेंच से खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ भड़का, लेकिन वो गुस्सा था या शर्म ये कहना मुश्किल था। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो मुड़ा, अपना बैग उठाने को हुआ। श्रीनिधि ने कहा, हम अदालत के बाहर भी ये केस निपटा सकते थे। वकील रुका, लेकिन आपको बड़ा भरोसा था कि आप ही जीतेंगे। एक पल की खामोशी। अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। वकील पलटा, उसने कदम बढ़ाए, सीधे श्रीनिधि की तरफ। उसके चेहरे पर अब कुछ और था, वो गुस्सा जो किसी पुराने तकलीफ की परत के नीचे आता है। कोई ऐसे बात करता है क्या अपने बाप से? श्रीनिधि ने उसकी आंखों में देखा, ना झुकी ना हटी। आप मुझे अपनी बेटी कहाँ मानते हैं? संजय की आंखों में एक पल के लिए कुछ कांपा, फिर उन्होंने मुंह फेर लिया। सही कहा तुमने। अगर मेरी बेटी होती तो विटनेस खरीदने जैसी छोटी हरकत नहीं करती। विटनेस? श्रीनिधि का मुंह खुला रह गया। फिर वो बोली, अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? संजय ने कंधे उचकाए, नहीं आती। तुम और केएस फार्मास्यूटिकल दोनों इसी के लायक हो, किसी मुजरिम से कम नहीं हो तुम। फिर एक पल बाद धीमी लेकिन सदे हुए लहजे में बोला, और देखो क्या बन गई हो तुम। अपने बाप के ही सीने में छुरी चलाई है तुमने। वो मुड़े, बैग उठाया और चल दिए। वो बातें सीधे दिल में उतरी। श्रीनिधि ने एक पल के लिए खुद को संभाला, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली रुंधी हुई आवाज में, लेकिन रुके नहीं, डैड प्लीज। संजय के कदम रुक गए। आप कभी मुझे नहीं समझ सकते, वो आगे बोलती रही। भले ही आप मुझे आज अपनी बेटी नहीं मानते, लेकिन मुझे आज भी आपकी उतनी ही फिक्र होती है डैड। आपको अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ रही है, आपकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। संजय अब पूरी तरह रुक चुके थे, पीठ अभी भी श्रीनिधि की तरफ थी। ये जिद छोड़ दीजिए डैड, मैं आपकी मदद करूंगी। अब मैं कमाने लगी हूँ, आपके परिवार का ख्याल रख सकती हूँ। एक पल, 2 पल। संजय मुड़े, उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने एक बार श्रीनिधि को देखा, ऊपर से नीचे तक, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उनकी आंखों के कोने से कुछ बह निकला। उन्होंने तुरंत आंसू पोंछे, फिर बोले, आवाज में अब वो पुरानी तलखी नहीं थी, लेकिन संजय तो संजय ही थे। सुनो बेटा, तुम ये वकील की नौकरी छोड़कर एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, दूसरों की जिंदगी बच जाएगी। श्रीनिधि का चेहरा एक पल के लिए रोने से गुस्से पर आ गया। संजय चल दिए। मिस्टर संजय, वो पलटे, आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। संजय ने उसे देखा, संजय ने उन्हें देखा, फिर एक कोने की मुस्कान के साथ बोले, वो तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ। श्रीनिधि ने कहा, करके दिखाइए, अगर कर सकते हैं तो। संजय ने एक पल सोचा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, और वो चल दिए। श्रीनिधि वही खड़ी रही। बेंच खाली थी, धूप तेज थी, और उनके जाने के बाद सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो किसी भीड़ भरी जगह पर अचानक तब मिलता है जब सबसे जरूरी बात हो चुकी हो। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कंधा सीधा किया और आगे बढ़ गई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अराइवल हॉल, भीड़, आवाज, ट्रॉलियों की खड़खड़ाहट और अनाउंसमेंट की लगातार गूंज जो हर एयरपोर्ट की अपनी एक पहचान है। विक्रांत बाहर निकला, ब्लैक ट्राउजर, सफेद शर्ट। सफर के बाद भी वही करीनापन, सूटकेस एक हाथ में, आंखें आगे। उसके चाल में न थकान थी न जल्दी। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे देखा। ऑफिसर ने एक पल रुककर विक्रांत को गौर से देखा, फिर अपने फोन के स्क्रीन को देखा। उस पर एक स्केच था, एक आदमी का, जो कुछ हद तक विक्रांत से मिलता जुलता था। ऑफिसर आगे बढ़ा, सर रुकिए। विक्रांत रुका। ऑफिसर ने कहा, आपकी तलाशी लेनी होगी और आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए।
विक्रांत ने ऑफिसर को देखा, फिर एक गहरी सांस ली, उस किस्म की सांस जो कहती है ये वक्त की बर्बादी है, और जेब से पासपोर्ट निकाला। ऑफिसर ने लिया, खोला, पढ़ा। उसके भौहें हल्की सी उठी। ब्राजीलियन सिटीजन। उसने एक बार विक्रांत को देखा, एक बार स्केच को, फिर माफी के भाव से बोला, ओह आप तो ब्राजीलियन है। सॉरी सर, मैं तो एक इंडियन को ढूंढ रहा हूँ, बेकार में ही परेशान किया। ये रहा आपका पासपोर्ट। विक्रांत ने पासपोर्ट लिया, थोड़ा चिड़चिड़ाहट के साथ, और आगे बढ़ गया। ऑफिसर वही खड़ा रहा, थोड़ा संकुचाया हुआ। थोड़ा आगे जाकर विक्रांत ने एक तरफ होकर फोन निकाला, नंबर डायल किया। 1 घंटी। हाँ, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, कुछ देर में मिलता हूँ। दूसरी तरफ से हंसी आई। हाँ हाँ ठीक है। विक्रांत ने कॉल काटी और फोन जेब में रखा। फिर वो एयरपोर्ट के बाहर निकला। बाहर की गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। मुंबई की गर्मी, वो गर्मी जो सिर्फ धूप की नहीं होती, इसमें भीड़ होती है, नमी होती है, और एक किस्म की जीवंत ऊर्जा होती है जो तेज और थकाने वाली दोनों है। विक्रांत ने एक नजर चारों तरफ डाली। टैक्सी स्टैंड, ऑटो, प्राइवेट कैब। वो किसी को ढूंढने लगा। तभी एक आदमी लपकता हुआ सामने आ गया। पतला, उत्साहित चेहरा, पसीने की हल्की परत, और आंखों में वो चमक जो किसी संभावित सवारी को देखकर आती है। सर टैक्सी चाहिए। विक्रांत ने उसे देखा। हाँ। आदमी और खुश हो गया। सर मैं कैब ड्राइवर हूँ, जिसने बुकिंग किया था उसने कैंसिल कर दिया। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? बांद्रा कुर्ला। सर वो लगभग उछल पड़ा। क्या कोइंसिडेंस है, मेरा रूट वही है। आइए सर मैं छोड़ देता हूँ। विक्रांत ने थोड़ा रेजिस्ट किया। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँ। लेकिन वो आदमी पहले ही सूटकेस उठा चुका था। आइए सर आइए, आप किसी हीरो से कम नहीं है। एक हीरो को धूप में खड़ा थोड़ी रख सकते हैं। विक्रांत हिचकिचाया, फिर थोड़ी देर सोचकर बैठ गया। कार स्टार्ट हुई। विक्रांत ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कें, गाड़ियां, दुकान, लोग, शोर, एक शहर जो कभी रुकता नहीं। उसने नजर अंदर की तरफ की। सीट के बाजू में 2 पानी की बोतलें रखे थे, ढक्कन बंद, ठंडी। विक्रांत ने एक उठाया, ढक्कन खोला, और पूरा बोतल एक सांस में गटक गया। ड्राइवर ने शीशे में देखा और मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, सफर कैसा रहा सर? विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइवर ने एक बार शीशे में देखा। विक्रांत बाहर देख रहा था, चुप। वैसे सर आप इतने शांत क्यों हैं? विक्रांत ने कहा, मुझे शांति पसंद है। ड्राइवर ने सिर हिलाया। सॉरी सर माफ करना, और चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो चालू किया। न्यूज चैनल। मुंबई के कुछ इलाकों में बाहर से आए मुसाफिरों को जाल में फंसाकर उनका सामान लूटने की घटनाएं सामने आई है। लुटेरे पानी में कुछ मिलाकर यात्रियों को बेहोश कर देते हैं, और फिर विक्रांत सुन नहीं रहा था। उसके दिमाग में हिसाब चल रहा था। 1 महीने का काम खत्म करना है। 1 महीना। उसकी आंखें भारी होने लगी। फ्लाइट की थकान, रात की जगरी, और ऊपर से वो बोतल भरा पानी, सब मिलकर उसे खींचने लगे। उसने एक बार झपकी ली, 2, और फिर आंखें बंद। सांसें गहरी हो गई। ड्राइवर ने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इस बार वाली मुस्कान पहले वाली से अलग थी। लगता है फ्लाइट के खाने में नमक कुछ ज्यादा ही था, उसने धीरे से कहा, जो पूरा बोतल गटक गया। और फिर हंसा, अकेले। मुंबई के एक पुराने इलाके में दफ्तर था। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं लगता था। सीढ़ियाँ, एक मटमैला बोर्ड, और अंदर जाते ही एक ऐसा माहौल जो बताता था कि यहाँ कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। डिटेक्टिव एजेंसी। उस वक्त अंदर काफी हलचल थी। कोई इधर दौड़ रहा था तो कोई उधर। फाइल उठाया जा रहा था, फोन बज रहे थे। एक कोने में एक डेस्क थी, उस पर एक आदमी था, गोविंद। हेडफोन लगाया, कुर्सी पर थोड़ा झुका हुआ, आंखें बंद, होंठ हल्के से हिलते हुए, जैसे कोई धुन गुनगुना रहा हो। पूरे दफ्तर के भागदौड़ में वो एकमात्र शांत जीव था। तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने हेडफोन हटाया, स्क्रीन खोला। एक फाइल थी और उसमें एक नाम, एक फोटो, कुछ डिटेल्स। नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, माफिया का राइट हैंड। गोविंद चौंका। उसने एक बार स्क्रीन देखी, दोबारा देखी, फिर जल्दी से प्रिंट निकाला और उठकर भागा। हेड ऑफिसर का कमरा। दरवाजा धड़ाम। गोविंद ने कागज अंदर बैठे ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। सांस फूली हुई, आंखों में एक अर्जेंट चमक। हेड ऑफिसर ने चश्मा लगाया, कागज उठाया, पढ़ा। गोविंद बोला, सर ये पहले आम वकील हुआ करता था इंडिया में, लेकिन अब ये माफिया का राइट हैंड है। इंडिया में माफिया की एंट्री हो गई है सर। हेड ऑफिसर ने कागज नीचे रखा। उन्होंने गोविंद को देखा। देखो गोविंद, माफिया इंडिया में क्यों आएंगे, क्या है यहाँ? गोविंद ने हिचकिचाते हुए कहा, है ना सर, बहुत कुछ है। जैसे? गोविंद चुप हो गया। हेड ने कागज वापस उसकी तरफ सरकाया। देखो, हो सकता है वो यहाँ छुट्टी मनाने आया हो, इंडिया का खाना खाने आया हो, मस्त जगह देखने आया हो। तुम उसे परेशान मत करो। सर, गोविंद की आवाज में हड़बड़ाहट थी, आप उसे हल्के में मत लीजिए, ये माफिया का एडवाइजर है सर।
हेड ने चश्मा उतारा। तो हम क्या करें? क्या हम भी उससे सलाह लेने लग जाए? बोलो। गोविंद ने मुंह खोला फिर बंद किया। उसे गुस्सा आया। उसने हेड की तरफ घूरा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा पीछे से बंद हुआ, जरूरत से थोड़ा ज्यादा जोर से। हेड ऑफिसर ने कागज उठाया, एक बार देखा फिर रख दिया और दोबारा अपने काम में लग गया। दूसरी ओर एक लॉ फर्म की इमारत नहीं थी, कांच और स्टील और अंदर की वो किस्म की सफाई जो किसी कंपनी की छवि का हिस्सा होती है। श्रीनिधि और लड़का उसका जूनियर अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर से गुजरते हुए कुछ लोगों ने श्रीनिधि की तरफ देखा। उसका केस आज कोर्ट में था, सबको पता था। कुछ ने मुस्कुराते हुए थम्स अप किया। श्रीनिधि अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया। एक पल के लिए वही खड़ी रही, फिर मुस्कुराई और खुशी से थोड़ा नाचने लगी। अकेले कमरे में अपने लिए, बिना किसी को बताए। आज का दिन बुरा नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ। दरवाजा खुला। नवीन त्यागी, लॉ फर्म का डायरेक्टर, उम्र 50 के करीब, चेहरे पर एक स्थायी गंभीरता लेकिन आंखों में कुछ गर्म। उन्होंने अंदर आते हुए श्रीनिधि को देखा। तुम्हें उनके साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। श्रीनिधि ने भौहें उठाए। वो मेरे पिता नहीं है, वो ऑपोजिट पार्टी के वकील है और अगली हियरिंग में मैं ये केस खत्म कर दूंगी। नवीन त्यागी ने एक पल देखा फिर मुस्कुराया। यही तो चाहिए, यही जोश। ठीक है, आज जाओ, छुट्टी है, जाओ मजे करो। वो मुड़े, दरवाजे पर पहुंचकर रुके, जैसे कुछ याद आ गया हो। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, उन्होंने पलटकर कहा। अपना बैंक अकाउंट चेक करना, सरप्राइज है। और निकल गए। श्रीनिधि एक पल के लिए चुप रही, फिर आंखें भर आई। सर, ये करने की क्या जरूरत थी? आपने पहले ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। लेकिन नवीन जा चुका था। श्रीनिधि ने एक पल आंखें पोंछी, फिर फोन उठाया, बैंक ऐप खोला, बैलेंस देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर राहत आई, फिर नजर गई असली रकम पर, उम्मीद से कम। वो बुदबुदाई, साला कमीना, और उठकर अपने फाइल समेटने लगी। शाम ढलने लगी थी। मुंबई के एक बाहरी इलाके में एक सड़क थी, ना बहुत व्यस्त ना बहुत सुनसान। पेड़ों की छाया, दूर दूर रोशनी के खंभे, और एक किनारे पर एक टैक्सी खड़ी थी। दो आदमी उसके बाहर खड़े थे। एक सूटकेस था, खुला, खाली, और जमीन पर एक आदमी था, बेहोश चित। पहले आदमी ने दूसरे की तरफ देखा। मैंने तो इसे पानी पीने को कहा भी नहीं था, साला पूरा बोतल गटक गया। दूसरा हंसा, फिर उसकी नजर बेहोश आदमी के बैग पर पड़ी। उसने थैला उठाया, ऊपर का हिस्सा खोला और अंदर हाथ डाला। एक मोटा लिफाफा। अबे ये क्या है? पहले आदमी ने झट से लिफाफा छीना, खोला और उसकी आंखें बड़ी हो गई। नोट, बहुत सारे नोट। अबे इतने पैसे एक साथ? दोनों एक दूसरे को देखा और फिर दोनों नाचने लगे उस सुनसान सड़क पर, उस बेहोश आदमी के बाजू में, बिल्कुल बेशर्मी से। तभी दूसरे आदमी की नजर गई बेहोश आदमी के हाथ पर। एक घड़ी थी, काली, वजनदार, रोलेक्स। उसने करीब से देखा, उठाया, रोशनी में परखा। असली लग रहा है। पहला बोला, असली ही है, इसके जैसे आदमी नकली नहीं पहनते। घड़ी उतारी गई। फिर एक ने उसके कपड़ों की तरफ ध्यान दिया। इसकी परफ्यूम तो अच्छी आ रही है, ढूंढ इसका। दूसरा जेब टटोलने ही वाला था, तभी खांसी। दोनों रुक गए। जमीन पर पड़ा आदमी हिला, आंखें खुली, धुंधली, फिर थोड़ी साफ। विक्रांत। उसने देखा दो आदमी उसके सामने। उसका सूटकेस खोले, लिफाफा उनके हाथ में। वो सकपकाया। पहले आदमी ने दूसरे को देखा। अबे इसे तो होश आ गया। दूसरे ने एक कदम पीछे हटाया। विक्रांत ने कहा रुंधी हुई आवाज में, अभी पूरा होश आया नहीं था। कौन हो तुम लोग? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, एक आदमी ने जोरदार लात मारी विक्रांत के सर पर और विक्रांत फिर से अंधेरे में चला गया। जब होश आया, दिन ढल चुका था। सूरज अब आसमान के पश्चिम किनारे पर था, धुंधली नारंगी रोशनी बिखेरते हुए। विक्रांत सड़क के एक कोने पर पड़ा था। उसने आंखें खोली। धीरे धीरे, छत नहीं थी, आसमान था, पत्तों के बीच से आती रोशनी। वो उठा, हाथ जमीन पर टेक कर, फिर घुटने मोड़कर इर्द गिर्द देखा। कोई नहीं था, टैक्सी नहीं थी, वो दोनों नहीं थे, सूटकेस नहीं था। विक्रांत ने अपना कलाई देखी, रोलेक्स गई, जेब टटोला, फोन गया, पैसे गए। वो एक पल वही खड़ा रहा, फिर उसके भीतर कुछ उबला। उसने जमीन पर पाँव पटके, एक बार, दो बार। सालों, कभी मिल गए तो जिंदा जला दूंगा। उसकी आवाज उस सुनसान सड़क पर गूंजी। तभी पास से एक कुत्ता भौंका। विक्रांत ने उसे देखा, एक छोटा सा आवारा पीला कुत्ता जो बिना किसी कारण के भौंक रहा था। विक्रांत को और गुस्सा आ गया। चुप कर साले, नहीं तो तुझे भी यही काट दूंगा। कुत्ता एक पल के लिए रुका, फिर पूंछ दबाकर किनारा हो गया। विक्रांत ने गहरी सांस ली। तभी उसकी नजर गई जमीन पर थोड़ी दूर एक कागज का टुकड़ा। उसने कदम बढ़ाए, झुका, उठाया।
200 का नोट। उसने उसे देखा, फिर उन दोनों की दिशा में देखा जो जा चुके थे। बुदबुदाया, यही छोड़कर गए हैं कमीने। उसने वो नोट मुट्ठी में बंद की और आगे रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से वो कुत्ता अभी भी उसे देख रहा था। विक्रांत ने उसे पलट कर देखा। कुत्ते ने पूंछ हिलाई। विक्रांत आगे बढ़ गया। शाम की रोशनी में उसका साया लंबा था और उस साये के नीचे एक आदमी था जो मुंबई में बिना घड़ी के, बिना फोन के, बिना पैसे के खड़ा था। और फिर भी उसका चाल में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक फैसला था और एक मकसद जो अभी भी था। आगे क्या होगा पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में।